की जगह सी भी हो सकती थी, C++ भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, लेकिन फिर अभी जो है वो जावा है। तो अभी मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब आप जावा से रिलेटेड देंगे, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। तो ये अभी आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ये तीनों क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप, हाँ, इससे मेरे को आपकी स्किल्स पता चल जाएंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स कितने डेवलप्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जावा लैंग्वेज कौन सी है? जावा लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है सर, ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये बताइए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं? हाँ जी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं? कितने टाइप की लैंग्वेज होती है? ये तो हाई लेवल, लो लेवल और हाँ बस यही दो ही बिल्कुल सर, सही हाई जवाब। लेवल, हाँ, मिड लेवल, लो लेवल। सही कहा आपने, बिल्कुल दो ही होती हैं, हाई लेवल या लो और लेवल। लो लेवल, यस सर। एक हाई लेवल, एक लो लेवल, सही जवाब दिया आपने। लेकिन एक लेवल और बन गया सी लैंग्वेज की वजह से। जो सी लैंग्वेज है उसकी वजह से एक लेवल और बना, दैट इज मिडिल लेवल। मिडिल लेवल सिर्फ सी के लिए, क्योंकि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल और हाई लेवल दोनों पे काम कर सकती है। ऐसी लैंग्वेज जो जिसके अंदर लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स हों, उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आप कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन रीडेबल और राइटेबल हो। जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जिसको ह्यूमन बीइंग रीड और राइट कर सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर है? यस सर। चलिए, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी कैटेगरी आती है? हम कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज में अगर बात करना चाहते हैं तो हम अपना डाटा उसको किस फॉर्मेट में देंगे? तो हम उसको डाटा देंगे इंटीजर के फॉर्मेट में, कैरेक्टर के फॉर्मेट में, फ्लॉट। यानी कि जो लैंग्वेज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट को सपोर्ट करती है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी ये हाई लेवल के फीचर्स बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या नाम है? आपने कहा जी मेरा नाम कमल है। तो मैं इसको ना अपनी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करूंगा आपके नाम को। मैंने पूछा आपकी एज क्या है? आपने कहा जी मेरी एज 21 है। तो मैं जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी है 21, ये मैं अपने इंटीजर में रखूंगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपका मोबाइल का बैलेंस क्या है? आपने कहा जी मेरा मोबाइल का बैलेंस है 70 रुपीज 87 पैसा। तो पॉइंट में आपने दिया तो मैं फ्लॉट पर रखूंगा। तो मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आपके डेटा को मैं समझ रहा हूं और उसको मैं डायरेक्ट रीड और राइट कर रहा हूं। तो ये हाई लेवल का फीचर है। चलिए, अब कुछ डाटा आप मुझे ऐसा देंगे, आप इंफॉर्मेशन तो मुझे देंगे, लेकिन वो डाटा ऐसा होगा कि वो हाई लेवल में नहीं रख पाऊंगा मैं, वो मशीन पे रखा जाएगा। तो वो डाटा कौन सा होता है? जैसे पॉइंटर, क्या होता है? पॉइंटर। स्ट्रक्चर सुने होंगे आपने, अगर सी पढ़ी होगी तो आपने सब पढ़ा। स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। अब अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो यानी कि आप लो लेवल के फीचर पे काम कर रहे हैं, आप लो लेवल के फीचर्स पे हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। अब आपको देखो याद होगा कि सी लैंग्वेज में दोनों फीचर हैं। सी में आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट पे भी काम कर सकते हैं और पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन पे भी कर सकते हैं। इसलिए सी एक इकलौती लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज में कैटेगराइज की गई। वैसे है तो हाई लेवल ही, लेकिन उसमें लो लेवल के भी फीचर है ना, उसमें लो लेवल के फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। इसलिए उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी गई, ओनली फॉर सी लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल दोनों को सपोर्ट करती हो। ओके जी सर। चलिए, तो ये तो लैंग्वेज हो गई। तो अब अभी आपने कहा कि जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल सही जवाब दिया। और देखिए मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। सर स्क्रीन मुझे अभी दिख नहीं रही है आपकी। आप मोबाइल से हैं क्या? हाँ सर, अभी मोबाइल से हूँ क्योंकि
हाँ, मोबाइल पे स्पीड थोड़ी कम रहती है, कम से कम हमें 5 to 6 Mbps मिनिमम चाहिए स्क्रीन को शेयर होने के लिए, क्योंकि जो उसका रिफ्रेश रेट है ना वो 5 से 6 MBs मांगता है, थोड़ी देर बाद आपके पास रिफ्रेश होगी। ओके सर। एलिमेंट्स, एक काम करता हूँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपके कमल नाम का फोल्डर। ये देखिए मैंने स्क्रीन को एक बार स्टॉप करा और ये दोबारा से मैंने इसको शेयर किया। अब देखिए, हाँ अब दिख रही है सर। वही रिफ्रेश रेट है, थोड़ा धीरा है, वो मोबाइल पे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ना नेटवर्क की वजह से। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्स मार्क्ड विद स्टार बिलोंग्स टू जावा। ओके, तो जिसके आगे मैं स्टार लगाता रहूंगा वो चीजें जावा से बिलोंग करेंगी। तो जावा इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। जावा में पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन नहीं होते, जावा में हाई लेवल फीचर्स यूज होते हैं, यानी कि कोई भी मशीन डिपेंडेंट फीचर जावा में नहीं है जिससे कि आप मशीन से इंटरेक्ट कर सके। तो पॉइंटर भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है, यूनियन भी नहीं है, तो केवल इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट है। तो ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज हुई। ओके, ओके सर। ये स्टार लगा दिया मैंने इसके आगे। अब इससे रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग कौन सी है, बताइए। ये क्वेश्चन बड़े बच्चे गलत जवाब देके आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज सेम चीज होती है। नहीं, लैंग्वेज आपने सही बताया, जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जावा में प्रोग्रामिंग कौन सी है, जावा में प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हम सारी चीजें जो रिप्रेजेंट करते हैं जावा के अंदर सर। बिल्कुल सही जवाब दिया, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये बताइए होती कितने टाइप्स की हैं, प्रोग्रामिंग। हाँ प्रोग्रामिंग कितने टाइप्स की होती है, जैसे आप ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस सी सी प्लस प्लस जावा डॉट ना ना नेट। ना ना नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग यही तो लैंग्वेज मैं, है हाँ यही तो मैंने आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा कि ये आपने दिया, सारे बच्चे यही जवाब दे, किसी पूछा भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है तो कहेगा सर सी सी प्लस प्लस जावा। ये प्रोग्रामिंग थोड़ी है। या आप नहीं, सभी यही जवाब देते हैं। जब तो अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कोई कुछ पीछे तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना इसके। हाँ तो सर। प्रोग्रामिंग, हाँ जैसे आप डॉट नेट पढ़ रहे हैं तो आप ठीक है, आप हाँ। प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, पहले ये तो बताओ ये प्रोग्रामिंग है किस कैटेगरी की, किस कैटेगरी में आएगी ये। तो आप डॉट नेट पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे जो प्रोग्रामिंग भी 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चर बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें अभी डिफरेंस बताता हूं मैं क्या है तीनों में। तो देखिए पहले तो ये समझिए कि प्रोग्रामिंग भी 3 टाइप्स की होती है। तो अगर आपसे कोई भी यहाँ पर रख ले, जैसे यहाँ पे कोई रखे जी सी लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू करो, तो आप कहोगे सी इज ए मिडिल स्ट्रक्चर लेवल बेस्ड। लैंग्वेज। हाँ, पहले तो आप बताएंगे कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है मिडिल और लेवल सी जो है लैंग्वेज। वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर चलिए, बेस्ड। हाँ अगर जावा तो आप कहेंगे जावा हाई लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल और लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ जी। अब जैसे कोई यहाँ पे सी शार्प रख दे, सी शार्प वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, तो अब बात आती है कि सर अब मैं कैसे पहचानूंगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या मैंने तो आपको बता दिया। अगर आपसे वैसे कोई पूछने लगे तो देखिए बहुत सिंपल सा इसको पहचानने का है तरीका, मैं वो आपको अलग से लिखवा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग किस टाइप की है, आप इस तरह से पहचान सकते हैं इसे। प्रोग्रामिंग 3 टाइप्स की होती है। चलिए अब तक 3 टाइप्स की हैं। तो सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर बेस्ड, दूसरी आती है ऑब्जेक्ट बेस्ड, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलिए अब मैं आपको इनके एग्जांपल देता हूं। देखिए जी, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड है जावास्क्रिप्ट और एक है जेएसपी, ये दोनों ऑब्जेक्ट बेस्ड। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प
और पाइथन, ये तीनों हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस कैसे है, मैं कैसे सर पहचानूंगा? ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस में जेएसपी है अपना, जेएसपी सर्वलेट ये वाला, ये क्या ये हाँ क्या हाँ अलग जी, से हाँ जी, कोई? हाँ जी, वही 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 वाला, ओके वही। सर। लेकिन सर्वलेट ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, सर्वलेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जेएसपी हम्म। ऑब्जेक्ट बेस्ड है। हाँ, सर्वलेट सर्वलेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके सर। हाँ, वेबसाइट बनाने की भी दो तरीके हैं। अभी आप जावा पढ़ने आए, आप सब समझ जाएंगे। मैं हर चीज को पहले एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड किस पे है। जैसे आप सबलेट की बात कर रहे हैं, तो सबलेट जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और हम्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जेएसपी हाई लेवल है लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ओके सर। तो मैं, हाँ, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आज के बाद आप खुद समझ जाओगे कौन सी लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, दो डेटा टाइप होते हैं, एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, दो ही तो डेटा टाइप है, क्लास और ऑब्जेक्ट। हम्म। हम्म। तो जो लैंग्वेज क्लास को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि जहां पे क्लासेस नहीं होती और ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। ओके ठीक। सर। जिस लैंग्वेज में क्लास नहीं होती, क्लास नहीं होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। यहाँ पर क्लास नहीं बनाते। अगर आपने जावास्क्रिप्ट और जेएसपी अगर आपने पढ़ रखी हो, तो जावास्क्रिप्ट में क्लास क्लास नहीं नहीं होता होती है। सर। आप क्लास नहीं हम्म। बनाते, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वो हम्म। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक चलिए है। अब आगे आ जाइए। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसमें क्लास भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा, क्लास भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। ओके सर। ये पहचान होती है। अब इसलिए जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, कंपाइल नहीं होती, ये ट्रांसलेट होती है। तो आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट और जेएसपी ट्रांसलेट होते हैं, ये कंपाइल हम्म। नहीं होते, क्योंकि इसमें क्लास नहीं होती। क्लियर है? ओके सर। यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं कि जिस लैंग्वेज में आप क्लास भी डिजाइन करेंगे और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो देख लीजिए, आप सी शार्प पे आप काम कर ही रहे हैं, तो आप सबसे हाँ पहले सर। एक क्लास बनाते होंगे, फिर उसके अंदर बनाते होंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन का एम कैपिटल लिखते होंगे आप, एम कैपिटल लिखते हैं सर। है ना? और इसमें और फिर और जावा में स्मॉल में एम लिखते हैं छोटा सर। लिखते हैं, हाँ। और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, वहां लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन। हाँ, तो मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ा, मैं सारी पढ़ाता हूँ। आप चाहे सी पढ़ लीजिए, सी प्लस प्लस पढ़ लीजिए, जावा पढ़ लीजिए, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, कुछ भी पढ़ लीजिए। ठीक है? इसलिए अब मैं जब जावा पढ़ाऊंगा तो मेरा इंटरेक्टिव मोड रहता है। जब मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ, शुरू में सबसे पहले सी पे बनाता हूँ, फिर उसमें कमियां बताऊंगा कि क्या कमियां हैं, फिर उसे ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट बेस पे, फिर वहां बताऊंगा क्या कमियां हैं, फिर लाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, जहां आप देखोगे अरे ये कमियां जो वहां थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने पूरा कर दिया। इसलिए तो 90% मार्केट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है। हम्म। तो ये सब चीज अभी आपको इसीलिए प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी, सारी चीजें। हाँ ह्यूमन जी, बींग से ज्यादा फेमिलियर है सर ये वाली लैंग्वेज, हाँ हाँ। इसलिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग कहलाती है। रियल रियल टाइम टाइम प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, हाँ, रियल टाइम प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें आप ह्यूमन प्रॉब्लम को मशीन से सॉल्व करें। ह्यूमन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मशीन दे, तो उसे रियल टाइम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो रियल टाइम प्रोग्रामिंग आप सी प्लस प्लस से, जावा से, डॉट नेट से और पाइथन से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को फॉलो करती हैं। अब फॉलो करने का तरीका सबका अलग अलग है। अब जैसे ऊप्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओप्स। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ऊप्स है। अब जैसे आपको एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, यानी कि सड़क पे चलने के जो रूल्स हैं, आरटीओ डिसाइड करता है। अब गाड़ी आप चाहे कोई सी भी ले लो, मारुति 800 ले लो, ऑडी ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो। अब ये थोड़ी है कि मारुति 800 के लिए रूल्स कुछ और होंगे सड़क पे चलने के, ऑडी के कुछ और होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो रूल्स तो सबके लिए कॉमन होंगे। अब आप कौन सी लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी चेंज होती चली जाएंगी। ठीक, सही बात है ना भाई? आप यस सर। सिर्फ इंप्लीमेंट ही तो चेंज करेंगे, रूल्स तो आरटीओ को ही फॉलो करेंगे। भाई अब ग्रीन लाइट है तो आपको चलना है, रेड लाइट है तो आपको रुकना है। अब ये थोड़ी है कि रेड लाइट है और ऑडी है तो आप जा सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं तो सर। तो वही ऊप्स के कंसेप्ट हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ऊप्स ही क्लियर करूंगा। अब आपने ऊप्स को पढ़ने के लिए, यानी समझने के लिए, आपने जावा लैंग्वेज का यूज करा है। किसका? जावा। आप जावा। चाहते हैं, हाँ, आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यानी कंसेप्ट समझाए जाए और उसमें लैंग्वेज यूज की जाए जावा। जैसे आप और मैं इस टाइम जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज लेके चल रहे हैं वो हिंदी लेके चल रहे हैं, है ना?
तो मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है हिंदी में दे रहा हूं, तो वही अगर हम ओप्स के कंसेप्ट को लेके चलें तो आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपने वहां पे जावा का यूज करा है कि सर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जावा के थ्रू बताइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर का सबसे पहला जो फीचर है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो जो लैंग्वेज क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। क्लियर होगी सर? यस सर। चलिए, इसे मैं ये जो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मैं सेव करता जा रहा हूँ। आपको ये जैसे सेशन कंप्लीट होगा ये मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। ओके सर। चलिए आप बताइए, आप कैसे पहचान करेंगे कि ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? सर अगर किसी प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट अगर दोनों है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल सही कहा। और ऑब्जेक्ट बेस्ड कब होगी? ऑब्जेक्ट बेस्ड जब किसी के अंदर क्लास नहीं हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगी। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर के अंदर सर ना तो क्लास रहेगी और ना ही ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। बस सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और प्रिमिटिव डेटा टाइप मशीन ओरिएंटेड होते हैं, हाँ। होते हैं, इसलिए वो यस। एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका साइज फिक्स होता है। अगर वो 16 बिट के हैं तो 2 बाइट होंगे, 32 बिट के हैं तो 4 बाइट लेंगे, चार। है ना? तो इसलिए यस। उनको ट्रेवल करना मुश्किल होता है। इसलिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे कि आप अपने डेटा को, अपने प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, यानी कि पोर्ट कर सकें। ठीक है, यस सर। चलिए हम वापस आते हैं यहीं पर। तो चलिए आपको प्रोग्रामिंग भी पता चल गई। तो अब जावा के से रिलेटेड है, तो जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन सर यहाँ पे भी एक बच्चा गलती करता है, वो नोट में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपने ये सुना भी होगा, ये वाला क्वेश्चन तो आपने सुना भी होगा कि बच्चे यहाँ गलती करते थे, कहते थे जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्योर ऑब्जेक्ट जावा, ओरिएंटेड। हाँ, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जावा नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब नियरली और प्योर में क्या डिफरेंस है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होती है जिसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते ही नहीं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये होते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज में इंटीजर कैरेक्टर फ्लॉट होंगे ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट होंगे, केवल ऑब्जेक्ट्स पे काम होगा, वो होती है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और जिस लैंग्वेज में प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं वो नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो जावा नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि जावा में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को लेके भी डायरेक्ट प्रोग्राम बना सकते हो और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यस बना सर। सकते हो। तो जावा इज नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और पता है प्योर कीवर्ड कब यूज होता है जावा के साथ? वो है जावा इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, ये है वो, जावा इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब बच्चा वो गलती से हाई प्योर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जोड़ देता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि जावा इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्योर हाई लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज, बट नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर है? चलिए यस सर। तो एक काम करता हूं मैं, ये नियरली का भी आपको लिखवा दूं, नियर ऑब्जेक्ट ये चीज ओरिएंटेड क्या? पहली बार क्लियर हुई है सर अभी तक। हाँ, चिंता मत करिए। आपने मेरी वेबसाइट देखी है, जावा टी पॉइंट पे हाँ कभी सर। विजिट करा आपने? जावा टी पॉइंट से मैं पढ़ता रहता हूँ सर। हाँ, तो बस समझिए, अब वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने आ गया है। ओके सर। वो प्रैक्टिस, हाँ, जो आपने वहां थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको मैं हम्म। आपको इसी लैंग्वेज में और ऐसे लिख लिख के डायग्राम के साथ समझाया करूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके भले ये समझिए जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, बस शकल नजर नहीं आएगी, बाकी सर। आप और मैं बात कर रहे हैं। और यही मेरा अप्रोच है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं कोई भी स्लाइड नहीं रखूंगा कभी भी आपके सामने। यस। हाँ, कभी भी स्लाइड नहीं रखूंगा मैं, हर चीज आपको बना के प्रैक्टिकली, और डायग्राम भी बनाना होगा तो आपके सामने बैठ के ही डायग्राम बनाऊंगा उसका। ये भी नहीं कि डायग्राम बना हुआ और उसमें बता दूं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। आपके सामने हर चीज प्रैक्टिकल अप्रोच में ही रहेगी। तो नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा इसलिए है क्योंकि जावा में आप डायरेक्ट इंट a इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। और ऐसे आपने डॉट नेट में भी देखा, वहां भी आप इंट लिख सकते हैं। यस तो ये सर। दोनों नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुई, ठीक है? तो ठीक। नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं आगे लिखने जा रहा हूं, ए लैंग्वेज which support both primitive type and object type। सही है जी? जो यस लैंग्वेज सर। दोनों को सपोर्ट करती है, ए लैंग्वेज विच सपोर्ट्स बोथ प्रिमिटिव टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप, वो नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। क्लियर? अब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ए लैंग्वेज विच सपोर्ट्स ओनली ऑब्जेक्ट टाइप।
जो केवल ऑब्जेक्ट पे काम करती है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ही लिख दो चाहे, विच सपोर्ट्स ओनली ऑब्जेक्ट, जो केवल ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। मैं मतलब वहां पे प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट होंगे, वो होती है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जावा हमारी कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो सी प्लस प्लस भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जावा भी नहीं है, और डॉट नेट भी नहीं है, और पाइथन में डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होते, हर चीज वहां पे ऑब्जेक्ट होती है, वहां पे हर चीज ऑब्जेक्ट है। हाँ, पाइथन पे कभी आपने काम करा है? नहीं सर। चलो अभी आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एक प्रोग्राम सी पर, एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस, एक प्रोग्राम जावा, एक प्रोग्राम पाइथन का, सेम प्रोग्राम चारों पे बना के दिखाऊंगा, और फिर उसमें डिफरेंस समझा दूंगा, आप समझ जाओगे कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफरेंस है चारों में। चलिए, तो ये आ गया लैंग्वेज विच सपोर्ट्स ओनली ऑब्जेक्ट टाइप नॉन एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आएगा कि जावा में ट्रांसलेटर कौन सा यूज होता है। मतलब ट्रांसलेटर पहले बताइए कितने टाइप के होते हैं। सही बोला। दूसरा बताइए। 3 होते हैं, चलो हिंट दे दिया। ट्रांसलेटर, कंपाइलर हो गया, एक क्या बोलते हैं अपना इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है, चलिए और बताइए। एक रह गया, दैट इज असेंबलर। हाँ। तो कितने हमारे कितने ट्रांसलेटर कितने टाइप के हैं? इन टाइप के। क्या क्या? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, असेंबलर। अब बताइए जावा कौन सा यूज करती है इसमें? जावा में कंपाइलर से। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों, ये ध्यान रखना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है जावा में। पहले कंपाइल करेगी, उसके बाद फिर उसे इंटरप्रेटर करेगी, जब आउटपुट देगी। सी कंपाइलर है, अगर यहाँ पे सी लैंग्वेज लिख दिया जाए तो कंपाइलर है, जावा लिख दिया जाए तो कंपाइलर इंटरप्रेटर है, सी शार्प लिख दी जाए तो कंपाइलर है, पाइथन लिख दिया जाए पाइथन तो केवल इंटरप्रेटर है। पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन कंपाइलर नहीं है। ओके सर। पाइथन इंटरप्रेटर है, जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है। ओके सर। ठीक है, अब ये दोनों ट्रांसलेटर है। अब मुझे बताइए दोनों ट्रांसलेटर का काम क्या क्या है, क्या क्या काम है? सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करता है कंपाइलर। ठीक है, और मेमोरी एलोकेट करता है? यस सर। नहीं करता। हाँ, ऑल लैंग्वेजेस में करता है। जावा में कंपाइलर का काम केवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ओके सर। हाँ, लिख दे रहा हूँ, देखो, और लैंग्वेज भी मैं बिल्कुल सेम वही लिख दे रहा हूँ जो जैसे हम बोल रहे हैं। सोर्स कोड यानी जो आपने टाइप करा है, हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। करता है। हाँ जी, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम है। जावा के यही अगर सी का होगा तो सोर्स कोड को बाइट कोड में तो कन्वर्ट करेगा, साथ में मेमोरी एलोकेशन भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, केवल सोर्स कोड का बाइट कोड बना, यानी मशीन कोड। अब आता है जी इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रेटर का क्या रोल है। चलिए, अब इंटरप्रेटर देखिए क्या लिख रहा हूं। बाइट कोड जो कंपाइलर ने बनाया है, कंपाइलर ने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया ना। अब इस बाइट कोड को, इस वाले बाइट कोड को, इसकी बात हो रही है, इस बाइट कोड को ट्रांसलेट करना, ये ट्रांसलेट का काम करेगा। बाइट कोड को ट्रांसलेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में। आप समझ गए? ओके सर। हाँ, इंटरप्रेटर का क्या काम है? बाइट कोड को ट्रांसलेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में। आप, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी मैं समझाता हूं क्या है। देखिए, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहा जाता है ना कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और एक डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है? देखिए, डिपेंडेंट वो लैंग्वेज होती है जिसका सोर्स कोड का बनाया गया, डिपेंडेंट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका
सोर्स कोड का बनाया गया मशीन कोड केवल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है जो डेवलपर के यहाँ है। मतलब जैसे आप डेवलपर हैं, आप अपने विंडो यूज कर रहे हैं और आपने एक सोर्स कोड लिखा और उसे कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद जो आपका मशीन कोड बन के आया है, अब वो आप मशीन कोड अपने क्लाइंट को दे रहे हो, तो वो जो क्लाइंट है उसके यहाँ भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो डेवलपर के यहाँ है, तब तो वो बाइट कोड वहां रन करेगा, यानी कि मशीन कोड। अगर उसके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि क्लाइंट आ गया आपके पास मैक का या लिनक्स का और आप यूज कर रहे हो विंडोज, तो और आपने प्रोग्राम बनाया है डिपेंडेंट, जैसे कि सी प्लस प्लस या .NET पे बनाया आपने प्रोग्राम, तो जो कंपाइल करोगे तो उसके बाद वो exe फाइल बना के देते हैं, तो वो exe फाइल केवल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगी जो डेवलपर के ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करेगा। समझ गए आप? तो आप बताइए, एक क्लाइंट आया विंडो का, एक क्लाइंट आया मैक का, एक क्लाइंट आया लिनक्स का, आपके पास 3 क्लाइंट आए हैं और आप यूज कर रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके द्वारा बनाया गया जो मशीन कोड है वो किसके यहाँ रन करेगा? विंडोज पे रन करेगा सर। हाँ, किसी और पे रन नहीं करेगा, बिल्कुल सही समझे आप। चलिए, अब अगर आपने वो जावा पे बनाया है या पाइथन पे बनाया है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बताइए किस पे रन करेगा? सर लिनक्स पे भी कर लेगा और विंडो पे भी कर मैक पे। लेगा। हाँ, सब जगह रन करेगा। अब ये बात ये समझ में नहीं आती है, रन हो कैसे रहा है। अब वो काम करता है जेवीएम, इसे कहते हैं जेवीएम। तो जो कंपाइलर होता है ये हमारा जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है ये? जेडीके। ओके, हाँ, जावा डेवलपमेंट किट। और जो इंटरप्रेटर होता है ये जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जो आपके यहाँ पता है क्या कहलाता है? CLR। आप .NET पढ़ रहे हैं? यस सर। तो आपने एक .NET में आपको टर्म बताई गई होगी, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। बताइए आपको .NET में। हाँ सर, वो उस पे क्या बोलते हैं अपना कमांड के थ्रू जो प्रोग्राम को जब रन करते हैं CLR के थ्रू। नहीं, वो तो CMD होता है। वो आप गलत कह रहे हो। देखिए, ये आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी ना, ये हाँ CMD है। CMD नहीं, CLR, हाँ वही कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। वही सर, .NET वो, के लिए हाँ, .NET के लिए CLR होता है और CLR। जावा के लिए JVM होता है, JVM। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन वो है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, ओके सर। तो आपने यहाँ पर यूज करा JVM का। अब JVM क्या काम कर, JVM यानी इंटरप्रेटर, JDK यानी कंपाइलर। ओके, तो JDK की हेल्प से आपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मशीन कोड में। अब उस मशीन कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम JVM का होगा। किसका? JVM का। JVM का। हाँ, क्लियर? यस सर। ये है जी। ये आपको यहाँ करते हैं थोड़े से, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में। ठीक है, कोई डाउट स्टूडेंट बताइए? नहीं सर। अच्छा, आपको वर्किंग पता है कि JVM कैसे काम करता है और ये आपका क्या कहते हैं इंटर कंपाइलर कैसे काम करता है? वर्किंग पता है? नहीं कंपाइलर सर। काम करता है एज ए होल, यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही रीड कर लेगा और फिर आपको एक बार में ही आउटपुट देगा। और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन। हाँ। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ये पता चल गया कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यस। दोनों का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि जावा में बाइट कोड कैसे काम करता है और सी और सी प्लस या C# में कंपाइलर कैसे काम करता है। लीजिए, दोनों का मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ऊपर लिख दिया मैंने डिपेंडेंट। अभी आपको डिपेंडेंट फीचर बताने जा रहा हूँ कि डिपेंडेंट फीचर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये आपका डेवलपर है, ये डेवलपर है हमारा। अब ये जो डेवलपर है ये अपने यहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा है। किसका? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलपर। जो हमारा डेवलपर है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है और इसने यहाँ पर C या C++ की हेल्प से एक सोर्स कोड लिखा। क्या लिखा? सोर्स कोड। सोर्स कोड।
और उस सोर्स कोड को कोई नेम दे दिया, जैसे कि .c क्या दे दिया, a.c, हाँ a.java, a.c यानी सी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज हो रहा है डेवलपर के यहाँ, वो है विंडोज। ओके चलिए, और इसने जो सोर्स कोड डेवलप करा है उसमें इन्होंने लैंग्वेज का यूज करा है सी का, और ये सोर्स कोड लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सोर्स कोड जो है वो HLL हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज की। ओके आप समझ गए। तो ये जो सोर्स कोड लिखा गया है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है HLL, और ये .c से सेव किया गया है। चलिए अब ये हमें, अब बताइए क्लाइंट को क्या मैं ये सोर्स कोड दूं? अगर मैं क्लाइंट को सोर्स कोड दूंगा तो वो खोलकर हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ लेगा क्या लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है और राइटेबल भी होता है, वो समझ भी सकता है और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप डायरेक्ट सोर्स कोड अपने क्लाइंट को दे देंगे तो क्या वो क्लाइंट उसमें चेंजेस कर सकता है अपने यहाँ जाके? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी कि आपके सोर्स कोड का क्या बन सकती है? पायरेसी। क्यों जी, सही बात है। आपने जो इतनी मेहनत करके सोर्स कोड लिखा था और आपने वही सोर्स कोड अपने क्लाइंट को दे दिया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लाइंट उसमें कोई चेंजेस कर दे। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं यार सोर्स कोड तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्लाइंट मेरे पास दोबारा आएगा ही नहीं, वो अपने आप ही चेंजेस कर लिया करेगा। तो फिर क्लाइंट, आप कहोगे यार मेरा तो सॉफ्टवेयर एक बार बिका दोबारा बिकता ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट घर पे जाके खुद चेंजेस करता रहता है, वो आपसे सर्विस लेता ही नहीं। तो आपने कहा सर ऐसा क्या किया जाए? तो मैंने कहा एक काम करो, इसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो जो उसके समझ में ना आए लेकिन कंप्यूटर समझ ले। तो आपने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, इसको ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कह रहा हूं, कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है जी, हाँ ध्यान रखिएगा। कंपाइलर का काम होता है कन्वर्ट करना और इंटरप्रेटर का काम होता है रीड करना, दोनों का काम अलग अलग है। चलिए आपने कहा ठीक है हम इसको कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करा देते हैं, तो आपने यहां पर कंपाइलर का यूज करा। ये सी का कंपाइलर है, किसका कंपाइलर है? सी का कंपाइलर। हाँ, अब ये सी का कंपाइलर क्या काम करेगा? ये आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? मशीन कोड में। हाँ, कंपाइलर का काम है कन्वर्जन का, कन्वर्ट करने का, और इंटरप्रेटर का काम होता है ट्रांसलेट करने का। कन्वर्जन अलग चीज है, ट्रांसलेट अलग चीज है जी। चलिए अब ये जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, ये जो कन्वर्ट करेगा तो ये add.c की बना के दे देगा, add.exe, ये exe फाइल बना देगा। कौन? कंपाइलर। तो ये, हाँ ये जो कंपाइलर है ये आपके सोर्स कोड की exe फाइल बना देगा। अब ये exe फाइल आप अपने क्लाइंट्स को दोगे। अब आपके पास ये क्लाइंट आ रहे हैं, ये पहला क्लाइंट आ गया, फर्स्ट क्लाइंट, फिर ऐसे आपके पास एक ये दूसरा क्लाइंट आ गया, इसी तरह से आपके पास ये तीसरा क्लाइंट आ गया, इसी तरह से आपके पास एक चौथा क्लाइंट आ गया। तो ये 4 क्लाइंट आपके पास आ गए। क्लाइंट कस्टमर आपके कि लाओ जी वो जो सॉफ्टवेयर बन गया है वो हमें दे दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये है हमारा विंडो का क्लाइंट, ये है मेरा मैक क्लाइंट, ये है मेरा लिनक्स क्लाइंट, और ये है मेरा सोलारिस क्लाइंट। ये सोलारिस का क्लाइंट है। तो ये सारे क्लाइंट आए और आपसे सॉफ्टवेयर इन्होंने परचेज कर लिया कि लाओ जी जो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है हमें सेल कर दो। तो आपने क्या काम करा? इनको सेल कर दिया आपने, कहा ले जाओ। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं अब आपको समझ में आएगा, देखना। देखिए ये exe फाइल मैंने विंडोज वालों को भी दी, ठीक, यही exe फाइल मैंने मैक वालों को भी दे दी, यही exe फाइल मैंने लिनक्स को भी दी, और यही exe फाइल मैंने सोलारिस वाले को दी। ठीक है, अब स्टूडेंट होगा क्या कि ये विंडो पे तो रन करेगा, ये विंडो पे तो रन करेगा। अब मैंने कैसे पहचाना है विंडो पे रन करेगा? मैंने डेवलपर का ऑपरेटिंग सिस्टम देखा कि डेवलपर क्या यूज कर रहा है, विंडो। तो ये विंडो पे तो रन करेगा, लेकिन ये लिनक्स और मैक और सोलारिस पे रन नहीं करेगा, ये यहाँ रन नहीं करेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये आपसे HR पूछ सकता है कि भाई ये बताइए क्या रीजन है
कि ये वहां तो रन कर रहा है और दूसरी जगह रन नहीं कर रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन है बताइए। कमल जी बताइए क्या रीजन है। क्योंकि सर ये जो लैंग्वेज यूज कर रहा है सी यूज कर रहा है, और सी के अंदर जो प्रोग्राम जो बनेगा वो सिर्फ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए सर। हाँ ठीक है, ये तो आपने ऑरली बता दिया, आपको तो अंदर की बात बतानी पड़ेगी ना। वो तो जानते ही कि ये चीज है। आपको पता है क्या एक्सप्लेन करना है। देखिए आपको कहना है सर कि ये यहाँ पे रन नहीं करेगा, ये रन करेगा केवल विंडोज पे। वो कहेगा ऐसा क्यों है। तो आप देखिए अब आपको क्या जवाब देना है। आप कहेंगे सर कि जो हमारा EXE फाइल है ना, ये जो EXE फाइल बना के तैयार करी है किसने, कंपाइलर ने। ये जो EXE फाइल है ये अपने अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन रखती है। ये आपको बताना है कि EXE फाइल के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। वो मैं आपको दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस EXE के अंदर है। अब देखिए जो EXE फाइल है इसके अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है। पहली इंफॉर्मेशन आपका जो सोर्स कोड है, आपका जो सोर्स कोड है उसका मशीन कोड, उसका मशीन कोड EXE फाइल के अंदर है। सोर्स कोड का मशीन कोड इस EXE फाइल के अंदर है। दूसरा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये क्रिएट हुई है यानी जनरेट हुई है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जनरेट हुई है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की पे। इंफॉर्मेशन भी इस EXE फाइल के अंदर स्टोर है। क्या बताया कमल जी, बताइए दोबारा। सर ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो डेवलप किया हुआ पहला तो। हाँ कि नहीं नहीं नहीं, पहला पॉइंट आप ये कहेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ कि आपसे कोई अगर कोई पूछे ना कि EXE फाइल, अगर इस EXE फाइल को खोल के देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, तो आप कहेंगे, आपको बताना है कि सर इस EXE फाइल के अंदर देखिए .exe फाइल में .exe फाइल में सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड, जिसको पॉइंटर कोड भी कहा जाता है, जिसको पॉइंटर कोड, EXE फाइल में सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड स्टोर होता है .exe फाइल में सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड भी स्टोर होता है इस EXE फाइल के अंदर। दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या है इसके अंदर, एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए इसके अंदर क्या है। .exe फाइल में ये देखिए मैं लिख रहा हूं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है जिस पर .exe फाइल जनरेट हुई है। हाँ जी कमल जी, हेलो कमल। यस सर। हाँ जी पढ़िए, EXE फाइल के बारे में मैंने लिख दिया, पढ़िए क्या लिखा है पहले। exe फाइल में सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड जो कि पॉइंटर पॉइंटर ऑब्जेक्ट कहलाता है वो स्टोर होता है। हाँ मतलब अब अपनी लैंग्वेज बताइए क्या समझ में आया कि EXE फाइल में क्या क्या चीज है। सर उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो उसके हाँ अंदर सेव होता है सर। किसमें, EXE फाइल के exe अंदर। exe जो फाइल आपने, के अंदर हाँ जो आपने ये सोर्स कोड लिखा है ना, सोर्स कोड ये लिखा सोर्स उसका कोड जो है, हाँ हम्म, कंपाइलर इस सोर्स कोड का जो मशीन कोड है, मशीन कोड हम्म, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, वो इस EXE फाइल के अंदर रख देगा। हम्म। ठीक है, प्लस प्लस एक काम और करेगा क्या। प्लस सर उसका जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है सॉफ्टवेयर, वो उसकी इंफॉर्मेशन भी वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। हाँ मतलब कि मतलब कि जैसे EXE कि फाइल में मैंने exe लिखा है फाइल में। .exe फाइल में उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है जिस पर .exe फाइल जनरेट हुई है। अब बताइए ये जो EXE फाइल है ये कहां पर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हो रही है, ये ये बताइए। विंडोज पे जनरेट हो रही सर। हाँ तो यहाँ पर जो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं,
ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई होगी स्टूडेंट, वो कौन सी आई होगी? विंडोज की। विंडोज की, आप बिल्कुल सही समझ गए। तो जब यहाँ पर ये विंडोज की इंफॉर्मेशन आई है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी इंफॉर्मेशन EXE के अंदर चली गई? विंडोज की। तो विंडोज बस, की। हाँ, तो अब ये सिर्फ विंडो वाले पे रन करेगा और पे रन नहीं करेगा। ऐसा। अब ये सोर्स कोड का जो मैंने ऑब्जेक्ट कोड लिखा है ना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कोड, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कोड किसे कह रहा है। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ना, ये जो आपने सोर्स कोड लिखा है, ये जो सोर्स कोड लिखा है, इसका जो पॉइंटर कोड है, इट इज कॉल्ड पॉइंटर कोड, यानी कि मशीन कोड जो है, जो इसका मशीन कोड है उसको कह रहा है ये। तो ये .c का जो मशीन कोड है, प्लस प्लस, देखिए मैंने प्लस का सिंबल यहाँ बना लिया है, ये लीजिए, मैं इसको भी लीजिए स्टूडेंट, लीजिए मैंने लगा दी। अब तो आप समझ गए प्लस का मतलब। यस सर। हाँ, ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? ये .exe फाइल के अंदर है। बस, तो EXE फाइल के अंदर सोर्स कोड का बाइट कोड है, हाँ है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी है जिसपे रन होगा, हाँ है। तो हाँ। बस विंडो के अलावा कहीं और चलेगा ही नहीं। स्टूडेंट इसे कहते हैं डिपेंडेंट, आप समझे? चलिए, अब आप कहेंगे इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, तो चलिए आपको इंडिपेंडेंट भी दिखाते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, ये लीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने इंडिपेंडेंट। ओके, अब स्टूडेंट चलिए, ये सोर्स कोड आपने जावा में लिखा है, किसमें? जावा में। हाँ, यहाँ पर आप लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो जावा का यूज करा आपने, और एक सोर्स कोड लिखा add.java। चलिए कंपाइलर को दिया, कंपाइलर यहाँ पर EXE फाइल नहीं बनाता, क्लास फाइल बनाता है। क्या बनाता है? डॉट क्लास फाइल। हाँ, डॉट क्लास फाइल, यहाँ पे EXE फाइल नहीं बनती। तो फिर डॉट क्लास फाइल में क्या होता है? पहली बात कि डॉट क्लास फाइल में, तो यहाँ पे लिख दूं डॉट क्लास फाइल में सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, बाइट कोड होता है। क्या होता है? बाइट कोड। बाइट कोड। बाइट कोड होता है। हाँ, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड और बाइट कोड में क्या फर्क है? बाइट कोड में पॉइंटर नहीं होते, ऑब्जेक्ट कोड में पॉइंटर होते हैं, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर ये जो बाइट कोड का जिक्र हो रहा है, ये इसी का ही जिक्र हो रहा है। इस सोर्स कोड का जो बाइट कोड है वो इस क्लास फाइल के अंदर है, प्लस प्लस ये वाली EXE फाइल का तो जिक्र होता ही नहीं, यानी कि डॉट क्लास फाइल में उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी स्टोर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती जिस पर EXE फाइल जनरेट हुई है। समझ गए जी? यस सर। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज को मैं हटा देंगे, राइट हो जाएगा। हाँ देखिए, ये इस तरह से लिखो ना जिससे कि आप कभी पढ़ने भी लगे तो आपको अच्छा नजर आएगा, अच्छा कि ये चीज होती नहीं। अब बताइए सिर्फ क्लास फाइल में क्या है? क्लास फाइल में सिर्फ बाइट कोड है सर, उस कोड उसका सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का। का। हाँ, सोर्स कोड का बाइट कोड है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है? नहीं है सर। नहीं है, सही है। तो अब ये जो यहाँ पर ये जितने भी आपने यहाँ पर आपने ये क्लाइंट आए हैं, इन क्लाइंट को अगर आप ये डॉट क्लास फाइल दे दें, है ना, तो आप जब यहाँ पे क्लास फाइल इन सभी को दे रहे हैं, तो क्या उस क्लास फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस पे रन करेगा? नहीं लिखी हुई, इसलिए हर जगह रन करेगा। अब बात ये आएगी कि हर जगह रन कैसे करेगा जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो आप ये बताइए, क्या कोई सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, सॉफ्टवेयर तो जरूर चाहिए, OS तो जरूर चाहिए होगा। अब यहाँ पर OS कहाँ से आएगा? तो देखिए स्टूडेंट, यही चीज तो याद रखनी थी, यहाँ पर JVM लगा हुआ है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा JVM इनबिल्ट होता है, यानी कि JVM को कहा जाता है कि फैक्ट्री फिटेड होता है। क्या होता है? फैक्ट्री फिटेड। इसे इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। तभी तो जब मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे तो JVM मैंने इंटरप्रेटर के आगे लिखा था, यानी क्लाइंट साइड। ये क्लाइंट है JVM। अब देखिए JVM का क्या काम है, JVM इस बाइट कोड को रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा विंडो के अकॉर्डिंग।
फिर ये JVM रीड करेगा इस क्लास फाइल को, ट्रांसलेट कर देगा मैक के अकॉर्डिंग। JVM रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा लिनक्स में, JVM रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा सोलारिस में। तो JVM का काम तो केवल ट्रांसलेट करने का है, कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का था। तो कंपाइलर ने सोर्स कोड का बना दिया बाइट कोड, और उस बाइट कोड को रीड करके ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम JVM का होता है। और JVM हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है, इसलिए JVM को कहा जाता है ये फैक्ट्री फिटेड है। आपको JVM इंस्टॉल नहीं करना, आपको केवल कंपाइलर इंस्टॉल करना है। JVM हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, इसलिए JVM को कहा जाता है। क्लियर? यस सर। अब देख लीजिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है, ये है इंडिपेंडेंट। बताइए कोई डाउट? नहीं सर। ये हो गया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। चलिए ये मैं आपके कमल वाले फोल्डर में सेव। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट पूछ लीजिए अभी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए EXE फाइल के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, और क्लास फाइल में केवल बाइट कोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? JVM का। ध्यान रखना, इस बाइट कोड के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो वो कौन जोड़ेगा? JVM जोड़ देगा, कंपाइलर नहीं जोड़ेगा। क्योंकि अगर कंपाइलर जोड़ेगा तो ये सिर्फ उसी क्लाइंट के रन करेगी जो कंपाइलर वाले से मैच करेगा। और अगर कंपाइलर नहीं जोड़ रहा, JVM जोड़ रहा है, तो फिर JVM जिसका भी होगा, चाहे सोलारिस का हो, चाहे मैक का, लिनक्स का, विंडो का, जो भी JVM होगा उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसी पे रन होगा। हाँ उसी पे रन होगा। ठीक है जी। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो आप, अभी मैंने जावा स्टार्ट नहीं करी है कमल जी, अभी जावा स्टार्ट नहीं हुई है। जावा को तो अभी टाइम लगेगा स्टार्ट होने से। जावा का पहले मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, इसका यूजेस बता रहा हूँ, क्यों यूज कर रहे हैं ये बताने जा रहा हूँ, यानी कि जावा का एनवायरनमेंट बता रहा हूँ। अभी जावा स्टार्ट नहीं करी। चलिए अब ये बताइए कि आपने सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ी, हाँ। फिर आप C++ पे गए, फिर आपने C++ पढ़ी। चलिए फिर अब आप जावा के लिए आए हैं, आप जावा पढ़ेंगे। चलिए फिर फ्यूचर में आप पाइथन पे भी जा सकते हैं। तो इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन है? मतलब आप जो ये लैंग्वेज छोड़ रहे हैं, या आपने छोड़ी है, दुनिया ने छोड़ी, तो इसके पीछे टेक्निकल वजह क्या है? सोशल वजह नहीं चाहिए, टेक्निकल वजह क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं बताइए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने, जो इंडस्ट्री है वो 4 रीजन देती है। आप बताइए आपका क्या रीजन है, आप जावा की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर ये ज्यादा, ये जो लैंग्वेज है जावा, ये ज्यादा फेमिलियर है ह्यूमन से। अच्छा ठीक है। और ये टेक्निकल वजह नहीं है, ये आपकी इंडिविजुअल वजह है। कई बच्चे मुझसे देखो ऐसे भी कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने कहा है कि अब तो C++ आउटडेटेड हो गई है, जावा पढ़ो, जावा एकदम लेटेस्ट लैंग्वेज है, और जावा पढ़ने से पैकेज भी अच्छा लगता है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और ये एडवांस है। ऐसे रीजन भी होते हैं, ये टेक्निकल रीजन नहीं है। हाँ जावा में सब कुछ जो रहता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। हम किसी भी चीज को अगर डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मतलब रियल टाइम। तो वो काम तो आप C से भी करा सकते हैं। वो काम तो, अब जैसे हमारा C जो है वो विंडो XP है, यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम C पे बने हुए हैं। हाँ। तो फिर C पे भी ये सारे फीचर्स हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेलॉक कैलॉग यूज करने पड़ेंगे। मेलॉक और कैलॉग फंक्शन यूज करिए, आप वहां भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप बताइए। तो इसके पीछे जो इंडस्ट्री रीजन देती है, वो 4 रीजन देती है। सबसे पहला सिक्योरिटी। क्या देती है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की वजह से आप C और C++ को छोड़कर आप जावा की तरफ जा रहे हैं। पहला रीजन सिक्योरिटी। C के केस में सिक्योरिटी निल होती है, C++ के केस में सिक्योरिटी पार्शियल होती है, जावा के केस में फुली सिक्योर है, पाइथन भी फुली सिक्योर है। तो अगर आप C और C++ को छोड़कर जावा या पाइथन की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका रीजन सही है
कि आप कह सकते हैं कि मुझे सी और सी प्लस प्लस में सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए मैं जावा और पाइथन की तरफ जा रहा हूं, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सी और सी प्लस प्लस में सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए आप जावा की तरफ जा रहे हैं या पाइथन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप जावा से पाइथन की तरफ सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाएंगे। आप कहने लगे जी पाइथन ज्यादा सिक्योर है इन कंपेरिजन टू जावा, तो ये रीजन जावा को छोड़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा रीजन आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम को मेमोरी कब मिलती है, यानी कि आपने प्रोग्राम्स के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं उनको मेमोरी कब मिलती है। तो सी लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक है। क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक, हाँ, जो स्टैटिक होता है वो कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर देता है, कंपाइल टाइम। ओके, और आपकी सी प्लस प्लस भी स्टैटिक है, तो ये भी कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर देगा। और जो आपकी जावा है ये डायनेमिक है, तो ये रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेगा। पाइथन भी डायनेमिक है, ये भी रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेगा। अब आप कहेंगे कि ये रन टाइम और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होती है सर? तो सुनिए, आपने सी में प्रोग्राम आपने लिखा भी है, आप जानते भी हैं सी के बारे में। आपको याद होगा कि सी में अगर आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं ये, तो क्या आप एरे को विदाउट साइज ये डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते नहीं कर सर। सकते। आपको साइज उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगी। हाँ, यानी कि डेवलपर ही प्रोग्राम को लिखते समय साइज दे दे रहा है। तो क्या क्या ये प्रोग्राम रन टाइम पे जाकर यानी क्लाइंट के यहाँ जाके क्या क्लाइंट इसके साइज को घटा बढ़ा सकता है? नहीं कर सकता सर। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि कंपाइल सर टाइम साइज पर, तो फिक्स हो गई इसकी। हाँ फिक्स हो गई, तो इसे कहते हैं ये स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो रन टाइम पे जाके ना अब आप इसका इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते। क्लियर? चलिए, यही डिक्लेरेशन जो है सेम है सी प्लस प्लस की भी। सी प्लस प्लस में भी आपको एरे को डिक्लेयर करते समय साइज रखना जरूरी होता है, अगर आप नहीं रखेंगे तो एरर आ जाएगी। एक मिनट जी, हाँ जी, समझ में आ गया जी? यस सर। चलिए, अब यही प्रोग्राम अगर आप जावा में लिखते हैं तो आप एरे का साइज अगर आपने यहाँ पर दिया प्रोग्राम में तो एरर आ जाएगी। ऐसी आपने याद हो डॉट नेट में भी आप एरे को साइज नहीं देते, सिर्फ एरे डिक्लेयर करके छोड़ देते हो ऐसे। अगर आपने जावा में, डॉट नेट में, पाइथन में एरे का साइज आप यहाँ दे दो तो ये कंपाइल टाइम पर एरर देगा, आपसे कहेगा साइज हटाओ। तो देखिए अब आपने यहाँ पर साइज नहीं दिया। अब जब आप इसे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उस टाइम ये एरे बिना साइज के कंपाइल होगी। अब रन टाइम पर जब ये आप जिस क्लाइंट को देंगे वो क्लाइंट अपनी मर्जी से यहाँ पर साइज रख सकता है, कोई 8 रख सकता है, कोई 6 रख सकता है, कोई 3 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। ये हो गई आपकी रन टाइम, यानी कि यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट होगी यानी जो साइज दिया जाएगा वो कंपाइल टाइम पे नहीं देकर रन टाइम पे दिया जाएगा। अब देखिए पाइथन में एरे नहीं होती, पाइथन में लिस्ट होती है। क्या होती है? लिस्ट। तो वहां पर लिस्ट का यूज होता है, लेकिन लिस्ट भी कैसे लिखी जाती है देखिए आपके सामने, ब्रैकेट खाली, विदाउट साइज। विदाउट साइज, यानी कि यहाँ भी ये डायनेमिक है। चलिए, तो आप बताइए मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से, मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से क्या आप साइज एरे जावा को छोड़कर पाइथन की तरफ जाएंगे मेमोरी की वजह से? नहीं सर। हाँ, क्योंकि दोनों का सेम है। वो भी रन टाइम पर एलोकेट करेगा, ये भी रन टाइम पे एलोकेट करेगा, तो आप पाइथन को नहीं छोड़ेंगे, सॉरी जावा को छोड़कर आप पाइथन की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए, अब तीसरा रीजन देखिए, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। ये मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये तीसरा रीजन है सी और सी प्लस प्लस को छोड़कर जावा की तरफ जाने का।
कि जावा और पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और सी और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है। Yes, sir. अब बताइए क्या जावा को छोड़कर पाइथन की तरफ जाएंगे? अभी नहीं सर, नहीं अभी भी नहीं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज कैसी हैं? सेम है सर, सेम, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चलिए अब आ जाइए चौथा रीजन। ये 4 रीजन इंडस्ट्री देती है। अगर आप किसी इंडस्ट्री के प्रोग्रामर से पूछोगे कि भाई आप जावा छोड़कर पाइथन की तरफ या सी छोड़कर C++ छोड़कर आप जावा की तरफ क्यों शिफ्ट हुए थे, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि वो आसान लैंग्वेज है या आसान है या उसका पैकेज अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो आपसे। वो आपको ये 4 रीजन देगा। सिक्योरिटी की वजह से छोड़ रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से छोड़ रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस की वजह से छोड़ रहा हूँ, और चौथा आया आपका डायनेमिक टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप कास्टिंग। अब ये बताइए टाइप कास्टिंग से आप क्या समझते हैं? सर टाइप कास्टिंग सर उसको चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में अपने को चाहिए। जैसे एग्जांपल देके बताइए। एग्जांपल जैसे हमने कोई वैल्यू ली है इंट टाइप का अगर है, हाँ और उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इंटीजर से हम उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कोई फ्लोट की वैल्यू है उसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटीजर टाइप, सॉरी वो फ्लोट तो नहीं होगा, लो से हाई की तरफ हो जाता है। मतलब जैसे कोई इंटीजर वैल्यू हमारे पास में है, हाँ, अगर हम वो उसको फ्लॉट में कन्वर्ट हो सकती है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्लॉट को इंट में भी हो सकता है। फ्लोट का इंट में भी हो सकता है। हाँ, वो नहीं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। वो हाँ एक्सप्लिसिट दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो हाँ। हाँ, तो C++ में टाइप कास्टिंग मैनुअल है, यानी कि आपको खुद करनी पड़ेगी। जावा में भी मैनुअल है। पाइथन में जो है वो डायनेमिक है। क्या है? ऑटोमेटिकली। तो C++ जावा में टाइप कास्टिंग मैनुअल होती है, यानी आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आउटपुट कुछ और आएगा, जो आपने सोचा है वैसा आउटपुट नहीं आएगा। पाइथन में आउटपुट वही आएगा जो आपने सोचा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर लेता है। अब बताइए आप जावा से पाइथन की तरफ क्यों जाएंगे? टाइप कास्टिंग के कारण, हाँ क्यों ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगी। हाँ, अभी आपको करके दिखाते हैं। देखिए अब प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, सारा जो भी बताऊंगा। ये आपकी थ्योरी थी, ठीक है। अब आप ओके देखिए ये सब चीजें मैं आपको जो भी आपको समझाया अब तक, वो सब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ। नोट 3, ये आपके नोट भी तैयार हो रहे हैं। चलिए अब आपकी सबसे पहली बात शुरू होती है टाइप कास्टिंग कि टाइप कास्टिंग से समझाते हैं कि जावा में टाइप कास्टिंग और पाइथन की टाइप कास्टिंग और C++ की टाइप कास्टिंग में क्या फर्क है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है जी। चलिए सर टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग बताइए। टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग तरह की सिंप्लिसिटी होती और है। हाँ जी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यानी कि ऑटोमेटिकली। अब देखिए मैंने लिख दिया डन बाय कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो भी आपका यूज हो रहा है, डन बाय कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, जो कंपाइलर करेगा, डन बाय कंपाइलर इंटरप्रेटर। लेकिन ऑटोमेटिकली वाली टाइप कास्टिंग में हमेशा स्मॉल टू लार्ज होगा। स्मॉल टू लार्ज। हाँ, जो आप अभी बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। जो ऑटोमेटिकली है यानी कि जिसको हम एक्सप्लिसिट भी कहते, इम्प्लिसिट कहते हैं, ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो हमेशा स्मॉल टू लार्ज होगी, यानी कि इंट को फ्लॉट में कर देगा, फ्लॉट को इंट में नहीं करने का। फ्लोट को ठीक है। इसमें नहीं कर रहे। अब होती है ऑटोमेटिकली, एक होती है मैनुअली।
यानी इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। अब देखिए क्या लिख रहा हूं, डन बाय प्रोग्रामर, डन बाय प्रोग्रामर, डन बाय प्रोग्राम। अब ये स्मॉल टू लार्ज एंड लार्ज टू स्मॉल कैसे भी हो सकती है। ओके yes, अब आपको रूल्स बता देते हैं, रूल्स ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के रूल्स क्या हैं, चलिए अब ये रूल्स याद रखिएगा, बस आपको रूल्स याद हो गए, समझो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। एक्सप्रेशन और ये आएगा इसका रिजल्ट। चलिए यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, यहाँ रिजल्ट लिखूंगा। अब देखिएगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा इंटीजर में। किस में आएगा, इंटीजर में। यानी कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर यील्ड इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर यील्ड इंटीजर। ओके ओके सर। चलिए, फ्लॉट डिवाइड बाय फ्लॉट यील्ड फ्लॉट, फ्लॉट इंटीजर डिवाइड बाय फ्लॉट, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लॉट यील्ड फ्लॉट, फ्लॉट एंड फ्लॉट डिवाइड बाय इंटीजर यील्ड फ्लॉट। फ्लॉट ये रूल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक एक्सप्रेशन रख रहा हूं, इंटीजर a बराबर 45, इंटीजर b बराबर 10 और इंटीजर c बराबर a डिवाइड बाय b। बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो क्या आंसर देगा ये। a इंटीजर टाइप है, b भी इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप ही देगा सर। तो आंसर क्या आएगा, ये फ्लोट में आ रहा है तो इसका इंटीजर टू फ्लोट हो जाएगा सर। नहीं, आप ये देखो ना, a और b क्या है, ए और बी सर इन टाइप है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंट आएगा सर। हाँ तो बस 4.5 में इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 4, तो 4 आंसर आएगा। हाँ हाँ 0.5 थोड़ी देगा, 0.5 नहीं देगा, सही है सर। क्योंकि देखा तो है मैंने, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो अंदर से ही इंटीजर आया ना। आप क्या सोच रहे हो, अंदर से 4.5 थोड़ी आया, अंदर से इंट ही आया, 4.5 आएगा ही नहीं, इंट ही भेजेगा, वो 4 ही भेजेगा। ओके सर। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू ऑपरेटर इसको बाद में देखता है, पहले इसे देखेगा, इसे क्या करना है, जब ये परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद जो यहाँ रिजल्ट आएगा उसे उठाकर सी में रखेगा। तो पहले वो यहाँ देखेगा कि यहाँ पर क्या चीज है, उन्हें देखा यहाँ पे दोनों टाइप इंटीजर हैं, तो अंदर से जो आंसर आया वो 4 ही आया। चलिए अब बताइए, आपने लिखा फ्लॉट डी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। अब देखिए, अब आपने फ्लॉट ले लिया, क्या ले लिया, फ्लॉट। क्लियर। अब ए और बी कैसे हैं, दोनों इंटीजर टाइप, दोनों इंटीजर टाइप हैं। और आप आंसर ले रहे हो फ्लॉट में। अब बताओ क्या आएगा, फ्लोट आएगा सर 4.5। हाँ अभी भी आंसर 4 ही आएगा सर, अभी भी 4 आएगा, फ्लॉट होने के बावजूद भी फ्लॉट आएगा। सी में भी, C++ में भी, जावा में भी। सिर्फ पाइथन एक ऐसी है जो 4.5 लेके आएगी अपने आप, ये जावा में भी 4 ही देगा। यानी कि जावा में फ्लॉट लिखने के बाद भी आंसर 4 ही आएगा, 4.5 आएगा ही नहीं। अभी करके दिखाता हूं, क्लियर। फिर आप कहोगे सर जी 4.5 आएगा कैसे, देखो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर a डिवाइड बाय b लिखने के बाद इस a के आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फ्लॉट, जब आंसर ये आपको 4.5 देगा। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर क्यों 4 आया, इसकी वजह बताते हैं। मैंने बोला ना इक्वल टू से इधर बाद में देखता है, पहले तो इधर देखेगा ना, इधर दोनों कैसे हैं, इंट, तो अंदर से उसने क्या भेजा, इंट। हाँ समझ में आ गया, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही तो भेजेगा सीपीयू, और सीपीयू और वैल्यू लाके आप एक्सप्लिसिटली किस में रख रहे हो, फ्लॉट में, फ्लॉट में रख रहे हैं, तो वो यहाँ पर 0.0 अपने पास से लगा देगा, यानी कि आंसर आएगा 4.0, लेकिन 4.5 नहीं आएगा। क्लियर है। अब 4.5 कब आएगा, जब आपने a को यहाँ पर एक्सप्लिसिटली फ्लॉट बना दिया,
अब ये फॉर्मूला लगा ये वाला, फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर। जब फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर होता है तो अंदर से फ्लोट आता है, तो आंसर आएगा 4.5 ऐसे दिखाएगा। तो ये रूल जो मैंने बताए हैं सी प्लस प्लस जावा और डॉटनेट में भी यही रूल है। ठीक है, चलो अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। नोट नंबर 4 ये लीजिए। अब आपको इसको रन करके दिखाते हैं। लीजिए जावा का कोड लिख रहा हूं मैं, ये देखिए। क्लास मून, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने मून रख दिया। फिर आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, फिर इसके अंदर स्ट्रिंग AR, फिर आपने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल A डिक्लेयर करा 45, एक इंटीजर वेरिएबल आपने B डिक्लेयर करा 10, एक इंटीजर वेरिएबल आपने C डिक्लेयर करा A डिवाइड बाय B, फिर आपने उसको प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर आपने ये C प्रिंट कराया। फिर आपने इसी प्रोग्राम को फ्लॉट में बनाया। किसमें बनाया? फ्लॉट ABCD। फिर आपने इसको फ्लॉट में करवाया। चलिए, फिर आपने इसको दोबारा से E में करवाया और यहाँ पे टाइप कास्टिंग करी फ्लॉट। अब आपने E में लिया। लीजिए, तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर आंसर आएगा 4, यहाँ आंसर आएगा 4.0 और यहाँ आंसर आएगा 4.5। चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करने जा रहे हैं। फाइल सेव एज E ड्राइव में कमल के अंदर, ये मैंने सेव कर moon.java। चलिए ये है कमल, ये रहा मून, और ये आपने, अच्छा जी एक चीज और करता हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोग्राम, और इस मून को इस प्रोग्राम के अंदर रख लिया। ठीक है, CMD। चलिए पहले ये देखिए कि ये जेवैक मून, अब इसे कंपाइल करूंगा तो देखना ये इसको बाइट कोड बना के दे देगा, मशीन कोड, इट इज कॉल्ड मशीन कोड। और देखना आप अपने डॉटनेट वाला करके देखना, डॉटनेट का वो EXE देगा। जावा का कंपाइलर सोर्स कोड का क्लास फाइल बनाता है, डॉटनेट का कंपाइलर, हाँ डॉटनेट का कंपाइलर C और C++ का कंपाइलर EXE बनाता है। हाँ, अब देखिए ये है कंपाइल। अब इसे रन करेंगे। जावा लिखते हैं, जावा C लिखते हैं तो कंपाइलर, जावा लिखते हैं तो इंटरप्रेटर। अब आप इस क्लास फाइल को रीड करने जा रहे हैं, तो जैसे आपने क्लास फाइल को रीड करा आंसर आ गया 4, 4.0, 4.5। देख लीजिए। यस सर। तो देख लीजिए यहाँ पर फ्लॉट होने के बाद भी उसने आंसर क्या भेजा? 4.000। सॉरी 4.0। हाँ 4.5 तो जब भेजा जब आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है। ठीक है, चलिए हो गया। अब ये पाइथन में बनाते हैं। पाइथन में ये देखिए A बराबर 45, B बराबर 10। देखा, बोला था ना कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते, इंटीजर कैरेक्टर फ्लॉट नहीं होते, डेटा टाइप ही नहीं होते पाइथन में, सीधा वेरिएबल के डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। सेमीकोलन वगैरह, वॉइड मेन, क्लास और सेमीकोलन, ब्रैकेट कुछ नहीं होता। जब पाइथन इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसे लगेगा जैसे मैथ में लिखा हो। ये देखिए कोई वो ब्रैकेट वगैरह नहीं होते, केवल ऐसे लिखा जाता है। ये लीजिए हो गया, ये पाइथन का प्रोग्राम है, प्योर मैथ है, प्योर मैथ। कोई सेमीकोलन नहीं लगाना, कोई इंट नहीं लिखना, जब होते ही नहीं तो आप लगाओगे कैसे? बस जैसे आपने मैथ लिखते हैं वैसे लिख दिया आपने। अब आप इसे भी सेव कर लीजिए, इसका नाम रख दिया स्टार डॉट पाई, PY होता है इसका एक्सटेंशन पाई। ये सेव हो गया। लीजिए ये पाइथन का कोड आ गया, और पाइथन इंटरप्रेटर है इसलिए वो 20 का इंटरमीडिएट कोड क्लास फाइल जैसा कुछ नहीं बनाएगा। लीजिए अब पाइथन का देखिए, अब लिखा आपने पाइथन और फाइल का नाम लिख दिया, और देखिए एंटर करते ही देखिए आंसर, देखिए सीधा आंसर क्या दिया? 4.5। देख लिया। और देखो कोई इंटरमीडिएट कोड भी नहीं बनाया, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, ये कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं, इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट कोड नहीं बनाते। देखिए 4.5 सीधा दे दिया।
और देखिए मैंने यहाँ पे कहा भी नहीं कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इसलिए कहा जाता है कि पाइथन स्मार्ट प्रोग्रामिंग है। इसलिए पाइथन का यूज एआई में, मशीन लर्निंग में होता है, क्योंकि ये इतनी स्मार्ट है कि ये वैल्यू देखकर समझ जाता है, ये वैल्यू देख के समझ गया कि ए और बी का क्या टाइप होगा। और देखिए डिवाइड करने के बाद मुझे बताना भी नहीं पड़ा इसे, इसने खुद ही आंसर 4.5 में दे दिया। और जावा में देखिए, जावा का प्रोग्राम था जो रन करा था, देखना ये जावा का था, तीसरी बार में जाकर उसने 4.5 दिया था, और वो भी उसे बताना पड़ा कि मुझे फ्लॉट में चाहिए, तब दिया उसने। बस यही वजह है कि अगर आप जावा छोड़ के पाइथन की तरफ जा रहे हैं तो केवल एक वजह है, क्या? डायनेमिक टाइप कास्टिंग, कि पाइथन को ये बताने की जरूरत नहीं कि डाटा टाइप किस टाइप का होगा, ये खुद अपने आप समझ जाती है कि डाटा टाइप किस टाइप का लेना है। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। चलिए, तो ये मैंने आपको आज जावा का पूरा एनवायरनमेंट समझा दिया कि जावा किस तरह से काम करती है, ठीक है? यस सर। और आप जावा को अगर आप कभी छोड़ेंगे तो पाइथन की तरफ जाएंगे तो डायनेमिक टाइप कास्टिंग की वजह से जाएंगे, बाकी सब कुछ जावा में है। ओके सर। चलिए, अभी ये भास्कर सर से टाइम पूछ लीजिए इवनिंग का, आपको क्या देंगे। ये मैं आपको जो आपको समझाया है, ये डेमो जो आपका है, ये मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ कमल। ये देखिए ओके सारा प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा, ये मैंने आपका फोल्डर इसे जिप करा, ये जिप हो गया, और देखिए मैंने यहाँ से पोस्ट करा। तो बस अब आप भी चैट पे क्लिक करिए, चैट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये कमल डॉट जिप फाइल, रार फाइल नजर आएगी, आप इस पर डाउनलोड करिएगा, आपके पास सारा डाटा पहुंच जाएगा जो अभी आपने सीखा है। ओके, चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे इवनिंग में। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी सर। वेलकम।